हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी एंड ए ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। 1 बाय 1 करके देखते हैं। आप लोग 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप लोगों ने पढ़ा था। देखते हैं ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। देखिए, आयोनाइज कर दे, ऐसा एंथैल्पी चेंज जो आयोनाइजेशन के दौरान हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जरा सा देखिए, जरा ये मेटल है जो गैसियस स्टेट में है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ मेटल। तो एक आइसोलेटेड गैसियस है। अच्छा, एक एटम का यहाँ कभी भी थर्मोडायनेमिक अगर कोई भी पैरामीटर्स का स्टडी हम लोग करते हैं तो एक एटम की हम लोग बात नहीं करते हैं, कभी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात नहीं होता है, हमेशा मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात होता है ना। मॉलिक्यूलर लेवल की बात है लेकिन बल्क की बात होती है, 1 मोल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया गया है। अब इसके जो मोस्ट लीजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको रिमूव किया जाए तो मेटल का कोई भी एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, टाइटली बाउंड करके रखता है, ठीक है। लेकिन नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइएगा, इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बाउंड नहीं होता है, लूजनेस आ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स वीकर होते जाता है न्यूक्लियस से जब हम लोग दूर जाते हैं। तो जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको रिमूव किया जाए और उसमें जितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज मतलब जितना हीट रिक्वायर्ड है, जनरली रिक्वायर्ड ही होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना है न्यूक्लियस से, उसका इलेक्ट्रॉन छीनना है, आपको तो बाहर से ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, तो देना है। तो देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो मोस्ट लूजली बाउंड है इसको निकालने में जितना डेल्टा IH1 लिखा गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। देखिए क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज मोस्टली हीट इज एब्जॉर्ब व्हेन मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो ये एक एंथैल्पी चेंज है, या द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसमें जितना एंथैल्पी चेंज है, जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, जितना हीट एब्जॉर्ब होता है, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा IH बोलते हैं। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। इनको हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने से ज्यादा कठिन होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन से निकालने पर ज्यादा कठिन होता है थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल के लिए। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा मैग्नीट्यूड सेकेंड का ज्यादा होता है और सेकेंड से ज्यादा किसका होता है, थर्ड का होता है, ठीक है। कारण है, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या वहीं रह जाता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मतलब अब न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मोर टाइटली हेल्ड कर लेता है, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। देख लेते हैं, यहां देखिए ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला गया है +1 से, ठीक है। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। एक और बात है, ये तो न्यूट्रल था, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट से निकालने में सेकेंड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, सेकेंड से ज्यादा थर्ड का होगा। मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट से ज्यादा सेकेंड, सेकेंड से ज्यादा थर्ड और एंड सो ऑन, ये ऑर्डर चलता जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि साइज और शील्डिंग इफेक्ट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
ठीक है, ये तो 11th में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसको आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड स्टार इंक्रीजेज, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन क्या ट्रेंड रेगुलर है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रेंड इरेगुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। देखिए कहां पर ये रेगुलरिटी है, वेनेडियम पर, यहां पर ये रेगुलरिटी आ गया, कोबाल्ट पर, निकेल पर, इन लोगों का अपने से बढ़ते क्रम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए घट रहा है और यहाँ भी घट रहा है। बाकी जगहों पर ठीक है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? जिंक का होगा, है ना, 3D सीरीज में। उसके नीचे कैडमियम, मरकरी, इन सबों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। अब अगर हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर सब पर +1 चार्ज आ गया है। ठीक है, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो जगह ये ब्लू कलर से जो हमने ये बॉक्स बना दिया है, इसको दिखाने का कोशिश किया गया है, मैग्नीज प्लस, Mn प्लस और Zn प्लस। अब इन लोगों का क्या है कि जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपेक्ट किया गया था उससे थोड़ा कम होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर तो मैग्नीज का 3d5 4s2 था, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं था, फिर भी जबरदस्ती यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। अब तो ये बर्बाद हो चुका है, अब ये 4s1 हो गया है, तो इसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं घट गई है। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके यह 3d5 होना चाहता है, तो बड़ा ही आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होता है सेकंड वाला। ठीक है, यहां पर आयरन के रेस्पेक्ट में इसका कम होगा या क्रोमियम के रेस्पेक्ट में इसका मैग्नीज का कम होगा। ये मत सोचिएगा कि इसके फर्स्ट से सेकंड वाला कम हो जाए ना, कभी नहीं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा डिफिकल्ट है। हाँ, मैग्नीज, अब देखिए क्रोमियम से इसका क्यों कम हुआ, देखिए ना 3d5 हाफ फील्ड हो गया है, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन का तो ये क्वेश्चन आता भी है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम और मैग्नीज में किसका ज्यादा है? तो क्रोमियम का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देखिए जब भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आए तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जज कीजिएगा, सही करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा और देखिएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। दो ही बात ध्यान देना है, कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है। लेफ्ट से राइट ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अगल बगल वाले में देखना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। तो क्रोमियम और मैग्नीज का अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या होना चाहिए? मैग्नीज का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक 3d5 है, इसका 3d5 4s1 है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी क्रोमियम प्लस के पास है, इसलिए क्रोमियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यही हाल इसके साथ भी है ना, आयरन के साथ भी। अब देखिए जरा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चन आता है मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज और आयरन को कंपेयर करिए। अब यहां पर देखिए 3d6 है और ये 3d5 है, 3d5 अब मोर स्टेबल हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात नहीं है, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज 2+ का ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में? आयरन 2+ से। ठीक है, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा है? मैग्नीज का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आयरन। लेकिन ऐसे लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो किसका ज्यादा होना था? आयरन का। हो गया किसका ज्यादा? मैग्नीज का। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के स्टेबिलिटी पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए 3 एक्सेप्शन है, फर्स्ट वाले में वेनेडियम, कोबाल्ट और निकेल है, जिनका घट जाता है, बढ़ने के बजाय घट जाता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मात्र 2 है, कौन? मैग्नीज और जिंक। मैग्नीज और जिंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी है, कम स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये लोग तेजी से अपने अगल बगल वालों से ज्यादा इजी वे में इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहां पर एक्सेप्शन क्रिएट होता है? वह है आयरन 2+, फेरस आयन। फेरस से फेरिक जब बनना होता है तो बड़ा आसानी से फेरस से फेरिक चला जाता है। ठीक है, +2 से +3 में आएगा, 3d6 से या 3d5 में आएगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आ जाता है। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोग नोट कर लीजिएगा और देख लीजिए जहां जहां पर ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
ये फिर से हमने ये चीज कर दिया है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ठीक ही है यहाँ पर कि क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीज का, मैग्नीज से ज्यादा आयरन का, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैग्नीज का अपने दोनों अगल बगल आजू बाजू वालों से क्या हो गया, कम हो गया। थर्ड वाले में मैग्नीज का ही सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये सेकेंड का है और ये थर्ड का है। फर्स्ट वाले में नॉर्मल ऑर्डर है, सेकेंड वाले में मैग्नीज का अपने आजू बाजू वालों से कम हो गया है, और थर्ड में दोनों तरफ वालों से, आजू बाजू वालों से इसका क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। अच्छा, एक बात आप लोगों को क्वेश्चन भी आती है, अब देखिएगा जरा यहाँ पर, ये क्रोमियम का 3d4 है, ठीक है, क्रोमियम 2+ है या 3d4 है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना चाहता है, जबकि इसका उल्टा होता है मैग्नीज 3+ के साथ। मैग्नीज 3, अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया है कि क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जबकि मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जबकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है। तो देखिए यहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले वो प्रोसेस कर दीजिए। जैसे ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने जा रहा है तो क्रोमियम 2+ ये +3 में खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब 3d4 से 3d3 हो गया। अब 3d3 भी अपने आप में एक स्टेबल है। बच्चों को क्या लगता है कि 3d5 3d10 ही हाफ फील्ड और फुल फील्ड है और यही है, लेकिन अगला चैप्टर आप पढ़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको पढ़ना है। वहां पर आपको पता चलेगा कि डीजेनरेसी जो है डी ऑर्बिटल्स की ब्रेक हो जाती है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में, है ना। T2G दो तरह के डीजेनरेसी में चला जाता है, एक T2G लोअर एनर्जी ग्रुप और एक क्या हो जाएगा EG हायर एनर्जी ग्रुप। तो T2G क्या होता है, T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर से ये हाफ फील्ड हो जाता है, इसीलिए क्रोमियम 2+ 3d4 से 3d3 में जाता है, क्योंकि उसको तो मालूम है वो तो अकेला रहने वाला नहीं है, वो तो कंपाउंड ही बनाएगा। कंपाउंड के अंदर वो 3d3 जैसे होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये क्या हो जाएगा, बोलिए हाफ फील्ड हो जाएगा, T2G3 हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए क्रोमियम 2+ लेस स्टेबल है, लेस इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ प्लस क्रोमियम के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन मैग्नीज के लिए ये उल्टा है, मैग्नीज में +2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये 3d5 में चला जाएगा, 3d5 तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे कि वाई क्रोमियम 2+, देखिएगा एग्जांपल का एनसीईआरटी का 4.4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एंड Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 ही होता है। क्या कारण है? जब क्रोमियम को रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना होता है तो खुद को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो ये क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 को क्या बोला जाएगा, T2G3 बोला जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए क्रोमियम 2+ क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि मैग्नीज 3+ जो इसका 3d4 है वह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि वो T2G3 में नहीं जाता है बल्कि वो D5 में जा रहा है, ओरिजिनल D5 हाफ फील्ड है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहां पर यही बात लिखा गया है, क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग बिकॉज when it changes from chromium 2+ to chromium 3+, then electronic configuration changes from 3d4 to 3d3. 3d3 is T2G3, a half filled electronic configuration or more stable electronic configuration, while Mn3+ is oxidizing because when Mn3+ is converted into Mn2+, when electronic configuration changes from D4 to D5, a half filled electronic configuration है ना,
और ये मोर स्टेबल इन, मतलब क्रोमियम 2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि क्रोमियम 3+ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है कि क्रोमियम 3+, क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इंपॉर्टेंट है, जबकि मैग्नीज का +2 मोर इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन क्या बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक इज इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, दोनों के बीच में है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बीच में है। देखिए एस से ज्यादा डी का, डी से ज्यादा पी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3D 4D और 5D में 3D से कम होता है 4D का, लेकिन 4D से बहुत ज्यादा होता है 5D का ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हाई। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो लास्ट में है उनका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि प्लेटिनम और गोल्ड आर इनर्ट मेटल। क्यों है प्लेटिनम और गोल्ड इनर्ट मेटल? इसलिए है क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। और आप जानिएगा कि प्लेटिनम और गोल्ड महंगा क्यों है, क्योंकि वह इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो देखिए पूरा बिजनेस तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी चला रहा है ना। लोगों को लग रहा है सोना महंगा, अरे ये तो सोचो कि सोना क्यों महंगा है। सोना इसलिए महंगा है क्योंकि वह इनर्ट है। इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करता है, उसमें जंग नहीं लगती है, कोई कोरोजन नहीं होता है, इसलिए सोना महंगा है। और कोरोजन नहीं होने का मेन कारण क्या है बोलिए? इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। मतलब गोल्ड अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है, ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। देख लीजिए यहां पर देखिए इन 3D सीरीज ट्रेंड बिल्कुल रेगुलर नहीं है। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग 3 एक्सेप्शन देखें, इनका कम हो जाता है रेगुलर ट्रेंड में, वेनेडियम, कोबाल्ट और निकेल। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैग्नीज और जिंक। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आयरन। ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कोई किसी एक पर्टिकुलर आयोनाइजेशन क्या कहते हैं पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है, तो उसकी थर्मल और उसके कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखना होता है। जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एग्जांपल के लिए निकेल और प्लैटिनम दोनों एक ही ग्रुप के मेटल्स हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड का जब सम करते हैं तो निकेल का कम होता है, इसलिए निकेल जो है +2 में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। जबकि जब 4 कंसेक्यूटिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग सम करते हैं उस कंडीशन में प्लेटिनम का कम हो जाता है। इसी वजह से प्लेटिनम H2PtCl6 बनाता है, जबकि निकेल ए वाला कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर पाता। एक क्वेश्चन आएगा कि प्लेटिनम कैसे H2PtCl6 को बना लेता है, जबकि निकेल उसी ग्रुप का होने के बावजूद कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड को बनाने में सफल नहीं होता है। तो आपको बताना होगा कि फर्स्ट सेकेंड सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है प्लेटिनम के केस में, इसलिए उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब एक्वस सॉल्यूशन में देखा जाए कि एक्वस सॉल्यूशन में इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन किस पर डिपेंड करता है? तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP पर निर्भर करता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर निर्भर करता है। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी देखना है कंपाउंड का, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स का, तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करना है। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में किसी ऑक्सीडेशन स्टेट का या उसके कंपाउंड का स्टेबिलिटी आपको चेक करना है, तो निश्चित रूप से आपको उस समय क्या करना होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को चेक करना होगा, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। अगर SRP कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जैसे ये 3D सीरीज का वैल्यू हमने लिख दिया है, आप देखिएगा
स्कैंडियम तो +2 में पाया ही नहीं जाता है, लेकिन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम सब +2 में पाया जाता है। ठीक है, A+2 से ये SRP है, ये M2 + M का वैल्यू यहाँ पर हम लिखे हैं, मतलब +2 एक्वस से किस में जा रहा है, मेटल सॉलिड एटम में जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिडक्शन हो रहा है। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -1.63 है, -1.18, -0.9, पुराने बुक में -0.91 है, नए बुक में इसको 90 कर दिया है। मैग्नीट्यूड प्लस -1.18 है, देख लीजिए अब इसके बराबर हो गया, ये ज्यादा निगेटिव हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। Fe2+, ये देख रहे हैं लेस निगेटिव होते जा रहा है, और यहाँ तो आकर के कमाल हो जा रहा है, ये प्लस हो जा रहा है, फिर जिंक ज्यादा निगेटिव हो रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, ट्रेंड भाई यहाँ पर क्लियर मतलब रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है ये ट्रेंड, जरा देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट SRP मतलब E0 M2 + M बिकम लेस नेगेटिव, ये तो क्लियर है लेस नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये जो वेरिएशन है वो ढंग का नहीं है, ये रेगुलर वेरिएशन है। देखिए क्यों, तो SRP जज किया जाता है 3-4 फैक्टर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और क्या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसको देखिए जरा, हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन पहले ऑक्सीडेशन उल्टा मैनर में चल रहे हैं, देख रहे हैं, समझना आसान है। ये मेटल, सॉलिड मेटल से क्या बन रहा है, M2 + A+। अब आप हेस लॉ पढ़े हुए हैं, हेस लॉ क्या कहता है कि कोई प्रोसेस एक स्टेप में हो या मेनी स्टेप्स में हो, उसका टोटल नेट चेंज इंथैल्पी का जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेप पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ स्टेप पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो, 5 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, अगर वही रिएक्शन हो रहा है, इनिशियल और फाइनल एक जैसा ही दिख रहा है सब में, तो इंथैल्पी जो है वो सेम ही रहेगा। तो हिस लॉ ने ये बताया था, हीट समेशन, इंथैल्पी समेशन वगैरह वगैरह। तो देखिएगा जहाँ स्टेप 1 में क्या है, तो सबसे पहले मेटल सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में चेंज हुआ, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम बना। तो सॉलिड से गैस डायरेक्ट अगर बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसमें जो भी इंथैल्पी खर्च होगा उसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। सेकेंड स्टेप में ये एटम है, गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, पहले +1 में गया फिर +2 में आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो 4th स्टेप है उसमें +2 वाटर को क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल है, उसके पास डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। तो ये जो वाटर है वह कटायन को अपने ऑक्सीजन वाले एंड से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर ये अट्रैक्शन होगा, खूब सारे पानी आकर के चारों तरफ से कटायन को घेर लेगा, है ना, एक इन्वेलप बन जाएगा, एक शीथ बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा, और इस वजह से इस अट्रैक्शन से सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट 3 स्टेप में क्या है, पॉजिटिव एंथैल्पी है, लेकिन 4th वाले में नेगेटिव है। अब ये आप कह सकते हैं कि इन सबों को जोड़िएगा तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा, मतलब डेल्टा एच टोटल किसका सम है, डेल्टा एच टोटल एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इन सबों को जोड़ रहे हैं। अब देखिए ये फर्स्ट 3 एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है और हाइड्रेशन वाला क्या है, एक्सोथर्मिक है। देख लीजिए, अब इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर इन तीनों का सम हाइड्रेशन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में कम हो गया, मतलब नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया, तो डेल्टा एच टोटल भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आइए अब आगे समझते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग ये पढ़े होंगे 11th में कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब देखिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेस कराना है तो डेल्टा जी को क्या होना है, नेगेटिव। अब इसको जो भी फैक्टर क्या करता है, नेगेटिव बनाता है, वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। क्या होता है, फेवरेबल होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव, अब तो ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव अगर है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए अगर देखें कि डेल्टा एच नॉट भी ले लेते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा जी को डेल्टा एच नेगेटिव बना रहा है, लेकिन डेल्टा जी का
वैल्यू क्या होता है, माइनस NF से, तो निगेटिव और निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि SRP डिसाइड होगा डेल्टा एस टोटल से, मतलब डेल्टा एस टोटल अगर निगेटिव है तो SRP भी निगेटिव होगा, लेकिन डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो SRP भी पॉजिटिव होगा। तो जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसका ज्यादा निगेटिव क्यों, इस मेटल आयन का ज्यादा पॉजिटिव क्यों, तो आपको एक ही आंसर देना है, जहां पॉजिटिव है वहां पर आपको क्या करना है, बताना है कि डेल्टा एस टोटल, जहां SRP पॉजिटिव हो गया, जैसे कॉपर है, कॉपर 2+ का प्लस 0.34 वोल्ट होता है ना, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्यों कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट होता है? ऐसा इसलिए कि वहां पर सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकेंड और सब्लिमेशन एंथैल्पी ये ज्यादा हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से, मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से बैलेंस ये तीनों नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन जिंक में, मैग्नीज में, निकेल में ज्यादा निगेटिव हो जाता है। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि वहां पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। यहां पर हमने एग्जांपल रख दिया है, मैग्नीज, निकेल और जिंक का क्या हो जाता है, बोलिए ज्यादा निगेटिव है। इसलिए ज्यादा निगेटिव है क्योंकि डेल्टा एस टोटल निगेटिव है, इस वजह से SRP भी निगेटिव हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डोमिनेट हो जा रहा है, जबकि कॉपर के केस में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर ये तीनों का सम जो है डोमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर एक रेस चल रही है, जो जीता वहीं सिकंदर, है ना। तो इस तरह से तो पिछले लेक्चर में हमने इतना ही तक पढ़ाया था, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।